दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर मोंक के पास पहुंच गया था। मोंक ने जैसे ही समर को देखा, मोंक ने अंदाजा लगा लिया था कि समर के शरीर के अंदर कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ऐसी गड़बड़ है। जैसे ही समर ने अपने शरीर के लक्षण मोंक को बताए, मोंक बड़े हैरान हो गए थे, क्योंकि एक आदमी को पहले ये कुछ हो चुका था। जब समर ने पूछा कि उस आदमी के साथ आखिर लास्ट में हुआ क्या था, तो मोंक बड़े शांत स्वर में समर को देखने लगे थे। समर भी बड़े अजीब तरीके से मोंक को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इतनी गलत थी। अब आगे दोस्तों, आज के 77वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। और यार प्लीज़, आजकल आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते वीडियो को और ना ही शेयर करते हैं, तो ज़रूर एक शेयर और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट घर जमाई का 77वां एपिसोड। तभी समर ने वो प्रश्न पूछा जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता हो रही थी। उसने मोंक मास्टर से पूछा, मास्टर, फिर उस आदमी का क्या हुआ? अब उसके अंदर लस्ट ही लस्ट थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात की परवाह थी कि उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। मोंक मास्टर ने आह भरते हुए कहा, वो आदमी हिमालय की पवित्र संत के वश में हो गया था और उसका गुलाम बन गया था। अंततः उसे कोड़ों से मीट पीट कर उसने मार डाला। हे भगवान, कंट्रोल होना उतना बुरा नहीं था, लेकिन कोड़ों से मार मार कर मार डालना। समर को इस बात की समझ आ गई थी कि हिमालय की संत कितनी दुष्ट हो सकती है। समर ने घबराते हुए पूछा, मास्टर, तो क्या मेरे अंदर लस्ट गस कीट को निकाला जा सकता है? मोंक मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यदि तुम इस लस्ट गस कीट को निकालना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें यह दिया था। समर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, मास्टर, तो आपका मतलब है कि अगर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूं जिसने मुझे एक कीड़ा डाला तो मैं उसे निकाल सकता हूं? मोंक मास्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उस इंसान को ही इसे निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वो पहले तुम्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। समर ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, मास्टर, अगर उसने मुझे कंट्रोल कर लिया तो इसके परिणाम क्या होंगे? मोंक मास्टर ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, एक बार जब तुम पवित्र संत के कंट्रोल में हो जाओगे तो तुम उसके दास बन जाओगे, उसके हर एक हुक्म को मानोगे और उसके कहने पर कीड़े तक खा जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद समर के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वो मोंक मास्टर की बात सुनकर चिंतित हो गया था। असल में समर किसी भी पावरफुल व्यक्ति का सामना करने से डरता नहीं था, लेकिन गस कीट को लेकर वो बड़ा ही काफी डर गया था। मोंक मास्टर के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद समर आश्रम से बाहर निकल गया। मोंक उसके साथ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने मास्टर की देखभाल करना चाहता था। अपने जीवन के शेष 7 दिन में वो उनके साथ रहना चाहता था। समर पहाड़ से उतरा और हेलीकॉप्टर में बैठकर इंदौर की तरफ चल पड़ा। समर इंदौर पहुंचा और उसके बाद वो घर जाने के लिए टैक्सी ली। वो टैक्सी में बैठा ही था, तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या मेरा कोई पीछा कर रहा है? समर ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, प्लीज वर्मा होटल की तरफ ले चलो। वो नहीं जानता था कि पीछे वाले का इरादा क्या है, इसलिए उसने निपानिया पैलेस ने लजकार बल्कि वर्मा होटल की तरफ जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में ड्राइवर ने गाड़ी वर्मा होटल के सामने रोक दी। समर ने ड्राइवर को पैसे दिए और मुड़कर होटल में चला गया। वहीं समर को होटल में आता देखकर गौरव वर्मा ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और कहा, समर भाई, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। गौरव ने एक सुनहरी चाबी निकाली और समर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप यहाँ आए मुझे अच्छा लगा भाई। ये रही वीआईपी रूम की 1 चाबी, जो इस समय अवेलेबल है, सबसे अच्छा कमरा है। समर ने गौरव से कहा, गौरव, मेरे लिए चाय भेज दो, किसी को भी रूम के अंदर मत आने देना। ये कहते हुए समर ने चाबी ली और दूसरी मंजिल पर चला गया। समर के आने के कुछ मिनट बाद ही एक और टैक्सी रुकी। हिमालय की संत की सजी हुई एक लड़की होटल में दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में चमड़े का कोड़ा था। उस लड़की को देखते ही गौरव की आंखें चमक उठी।
उसने मन ही मन सोचा, वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। शायद अब तक उसने जितनी भी लड़कियां देखी थी उनमें से टॉप पर थी। उससे मुकाबला करने वाली शायद कियारा और पायल ही थी, और कोई नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। उसका चेहरा बहुत नाजुक था। उसकी नाक सुडौल थी और होठ चेरी जैसे थे। बाल मनमोहक थे। देखकर किसी का भी मन उसे चूमने को करता। उसकी आंखें रत्नों जैसी थी और बाल झरने जैसे। उसने हिमालय स्टाइल की ड्रेस पहनी थी जो उसे बेहद खूबसूरत भी बना रही थी। उस ड्रेस में उसका फिगर और भी ज्यादा उभर कर आ रहा था। वो महिला न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें एक देवदूत जैसा पवित्र आभा भी निकल रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, हिमालय की संत मिष्टी ही थी। गौरव ने उसके पास आते हुए पूछा, हेलो मिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर कोई और मेहमान होता तो गौरव उसका स्वागत नहीं करता, लेकिन मिष्टी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसने खुद उसका स्वागत करने का फैसला किया। मिष्टी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, मुझसे पहले यहाँ एक लड़का आया था, वो किस रूम में गया। गौरव को एहसास हो गया कि वो महिला समर के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि समर ही वो आखिरी इंसान था जो होटल में अभी अभी आया था। समर बहुत आकर्षक भी था। होटल में जाने के बाद भी लड़कियां उसका पीछा करती थी। ये देखकर गौरव को जलन हो रही थी। तभी मिष्टी ने उससे दोबारा पूछा, हेलो मिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो आदमी किस रूम में गया है। गौरव ने लापरवाही से कहा, वो तो वीवीआईपी रूम नंबर 1 में है। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और अपने चमड़े के कोड़े के साथ रूम नंबर 1 की तरफ चल पड़ी। मिष्टी अपना चाबुक लिए रूम के सामने पहुंची। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गई। उसने दरवाजा देकर देकर खोल दिया, लेकिन दरवाजा खोलते ही मिष्टी हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या यहाँ कोई नहीं है। मिष्टी उलझन में पड़ गई थी। उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन समर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या नीचे होटल मैनेजर ने मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। ये तो मैंने देखा था कि समर दूसरी मंजिल पर आया था, लेकिन वो गया कहाँ। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, संत मिष्टी, क्या तुम मेरा ही पीछा कर रही थी। आवाज सुनते ही मिष्टी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दिया। उसने हैरान होते हुए कहा, कौन कौन बात कर रहा है। अभी अभी उसने किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए उसे हैरानी हो रही थी। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम ये भी पता नहीं लगा सकती कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। यह आवाज किसी और की नहीं, समर की ही थी। मिष्टी ने गुस्से में कहा, तुम मूर्ख हो, मैं नहीं। तभी समर ने हंसते हुए कहा, हा, मैं देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं ढूंढ सकती, इसलिए अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो फिर क्या हो। मिष्टी की भौहें तन गई। आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसे पता था कि समर उसके आसपास छुपा हुआ है। अगर वो उसे ढूंढ न पाएगी तो कोई बात नहीं, वो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लेगी। मिष्टी मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़े हुए एक इंद्रधनुष रंग के गसकीट को हिलाने लगी। तभी एक रहस्यमय रोशनी निकली। छत पर चिपका हुआ समर, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई कंट्रोल कर रहा हो। समर छत से नीचे गिर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मिष्टी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे परेशान किया। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम छत पर छिपे थे। तुम्हें मेरा शरीर देखने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। समर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिष्टी, आज इंदौर से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, तो मुझे इंदौर से रोक नहीं पाओगे। उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से भर गई। मिष्टी जानती थी कि उसका लस्ट गस्ट किट बहुत पावरफुल है। वो मार्शल आर्ट मास्टर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। समर की तो बात ही छोड़िए। 30 साल पहले एक लेवल ट्रिपल एस के फाइटर ने भी एक संत को बिना कपड़ों के देखा था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ था कि उसे लस्ट गस्ट किट द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। कोड़ों से पीट पीट कर मार भी डाला था। बेशक मिष्टी समर को कोड़े मारने ही वाली थी, वो समर को सबक सिखाना और इंसल्ट करना चाहती थी। समर का शरीर चमक उठा। वो तुरंत मिष्टी के सामने आ पहुंचा।
वो उसे पकड़ना चाहता था, उसे धमकाना और अपने शरीर के अंदर लस्ट गट कीट को निकालने के लिए कहना चाहता था। लेकिन उसको देखकर मिष्टी मुस्कुराई। उसने स्वाभाविक रूप से पता कर लिया था कि समर कितना पावरफुल है। अगर वो लड़ेंगे तो वो हार जाएगी, लेकिन उसके पास लस्ट गस कीट था, इसलिए वो उसे आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। मिष्टी ने फुसफुसाते हुए अपने बाएं हाथ में लस्ट गस कीट को ऑर्डर देते हुए कहा, छोटी जी, उसे कंट्रोल करो। इंद्रधनुषी कीड़े ने एक रहस्यमय रोशनी छोड़ी और अचानक समर का शरीर काम करना बंद कर गया। उसका हाथ पहले ही मिष्टी के गले पर था, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया, 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। समर का दिमाग काम करना बंद कर गया था। उसे लगा जैसे वो न तो उसका दिमाग है और न ही उसका शरीर। उसे किसी और चीज ने अपने कब्जे में ले लिया था। मिष्टी ने समर को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, समर, मेरे कंट्रोल में आकर कैसा लग रहा है? समर अपनी आंखों के अलावा अपना कोई अंग नहीं हिला पा रहा था। उसका दिमाग भी अब धुंधला होता जा रहा था। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए धमकी देते हुए कहा, समर, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने जा रही हूं, मुझे अपना मालिक कहो। हालांकि समर का शरीर नहीं हिल सकता था, लेकिन उसका मुंह हिल गया और उसने कहा, मैं तुम्हें मालिक नहीं कहूंगा मिष्टी, तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें अपना गुलाम बना दूंगा। मिष्टी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कोड़े मारने ही पड़ेंगे। ये कहते हुए उसने अपना चमड़े का कोड़ा जमीन से जोर पर मारा। वो एक सैडिस्टिक थी। उस चमड़े के कोड़े से दूसरे को यातना देना उसे पसंद था। इसके बाद मिष्टी ने अपना कोड़ा समर की तरफ घुमाया। उसका कोड़ा समर के शरीर पर पड़ा और उसके कपड़े फट गए, जिससे उसे नीचे की मांसपेशियां दिखाई देने लगी। उन पर कोड़े का निशान बन गया। मिष्टी ने सचमुच अपने कोड़े का इस्तेमाल कर दिया। समर उसे नीचे गिराकर सजा देना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो चुपचाप कोड़े को अपने शरीर पर पड़ते देख रहा था। मिष्टी ने जोर से कहा, समर, बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना मालिक कहो, वरना मैं तुम्हें कोड़े मारती रहूंगी। उसका चेहरा शराब की तरह लाल हो गया था। वो लड़की की मानसिकता नॉर्मल नहीं थी। वो लोगों को प्रताड़ित करना पसंद करती थी। समर ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, तुम कमीनी कुतिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। वो मिष्टी को जवाब देना चाहता था। वो पहली लड़की थी जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया। अगर समर न होता तो मिष्टी संत न बन पाती। लेकिन अब यही लड़की उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसे प्रताड़ित कर रही थी। लोग कहते थे कि सुंदर लड़कियां टाइगर की तरह होती हैं, लेकिन ये लड़की टाइगर से भी ज्यादा पागल थी। मिष्टी ने फिर से अपना कोड़ा घुमाया और समर के शरीर पर एक और निशान छोड़ दिया। मिष्टी ने भावुक होकर कहा, समर, मुझे अपना मालिक कहो, वरना मैं कोड़े और मारूंगी। समर ने भौहें तानते हुए कहा, मिष्टी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अब तो मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। समर की बात सुनने के बाद वो मुस्कुरात कर बोली, समर, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें और कोड़े मारने पड़ेंगे। ये कहते हुए मिष्टी उसे कोड़े मारती रही। मिष्टी का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। वो एक सैडिस्टिक और ज्यादा लग रही थी। समर को लगा कि उसका शरीर उसका नहीं है। लस्ट गस कीट के कंट्रोल में होने के कारण वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इससे वो बेहद गुस्से में था। समर के शरीर से एक खतरनाक शैडो निकली। उसकी छाती पर एक कुल देवता सिंबल लाल हो गया। उसने एक ओरा छोड़ा, मानो जैसे कोई शैडो सब कुछ निगलना चाहती हो। मिष्टी ने समर के शरीर से निकलती एनर्जी को महसूस किया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा कि जैसे वो इसका सामना नहीं कर सकती है। मिष्टी ने अपने गस कीट को एक और आदेश देकर कहा, छोटे जी, जल्दी से उसे कंट्रोल करो, उसे मेरा गुलाम बनाओ। मिष्टी का इंद्रधनुषी गस कीट मादा था। वह अधिकांश नर कीटों को कंट्रोल में कर सकता था। इंद्रधनुषी कीड़े ने इंद्रधनुषी रोशनी निकाली और समर के लस्ट गस कीट के साथ एक रहस्यमयी संबंध स्थापित कर लिया। वो समर के मन को कंट्रोल करना चाहता था। समर और भी जोर जोर से चीखने लगा, मानो किसी अल्फा भेड़िए की चीख हो। उसके सामने खड़ा टोटम और भी लाल हो गया था। उसकी मांसपेशियां फूलने लगी।
वो खून की तलाश में था और समर की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो लाल कोयले के एक टुकड़े के जैसा था। टोटम ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल उछलकर बाहर आ जाएगा। समर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी समर के टोटम ने एक रहस्यमय पावर निकाली और मिस्टी के लस्ट गस कीट को समर के शरीर से बाहर निकाल दिया। लस्ट गस कट जमीन पर गिर गया और भागने लगा, लेकिन समर ने उसे एक ही कदमों में नीचे ऊपर पांव रखकर मार दिया। उसके मरते ही मिस्टी ने अपने मुंह से खून थूका। समर का लस्ट गस कीट उसके शरीर के अंदर मिस्टी के गस कीट से जुड़ा हुआ था। चूंकि अब लस्ट गस कीट मर गया था, इसलिए मिस्टी का कीड़ा भी घायल हो गया था, इसलिए उसने खून थूका था। लस्ट गस कीट के मरने के बाद समर का मन शांत हो गया। उसका शरीर अब जड़ नहीं रहा, वो पंख जैसा हल्का हो गया था। तभी समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टी, अनुमान लगा लो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। यह कहते वो एक खतरनाक किलिंग इंटेंट उसके शरीर से बाहर मिस्टी की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ समर की उपस्थिति और भी स्ट्रांग होती जा रही थी। वो मिस्टी के सामने पहुंचा तो उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई। वो मिस्टी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो भागना चाहती थी, लेकिन तभी समर ने अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। मिस्टी ने डरते हुए कहा, समर, समर मुझे छोड़ दो। वो बहुत पावरफुल था और उसका मुकाबला वो कर नहीं सकती थी। समर ने गुस्से में कहा, तुम्हें छोड़ दूं? मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी रोशनी से भर गई थी। मिस्टी ने गुस्से में कहा, समर, मैं हिमालय की संत हूं, मैं कभी भी तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती। उसकी बात सुनते ही समर ने उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया और उसके साथ ही उसके चमड़े के कोड़े से उसे पीटना शुरू कर दिया। समर ने उसके शरीर पर जोर से कोड़े मारे, इससे उसके कपड़े फट गए। उसके नीचे बर्फ जैसी त्वचा उसकी दिखाई देने लगी। मिस्टी ने घबरा कर कहा, तुम तुम कमीने, मुझे कोड़े मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मिस्टी हिमालय की संत थी। हजारों लोग उसे फॉलो करते थे, लेकिन अब उसे कोड़े पड़ रहे थे। अगर हिमालय के लोगों को पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है तो उन्हें हैरानी होगी। समर ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके शरीर पर कोड़े मारकर कहा, यह बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें कोड़े मार रहा हूं। मेरी मदद के लिए अनग्रेटफुल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोड़े सांप के जैसा था और एक बार फिर उसके शरीर पर लगा। कोड़ा उसके कपड़ों को फाड़ रहा था और साथ में लाल निशान भी छोड़ रहा था। समर ने धमकी देते हुए कहा, मिस्टी, मेरी गुलाम बन जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसे ही कोड़े मारते रहूंगा। समर की धमकी का सामना करते हुए मिस्टी ने गुस्से में कहा, कमीने, मैं हिमालय की संत हूं, मैं मर भी गई तो भी तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। समर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं इस बारे में देखूंगा। उसकी आंखें और भी किलिंग इंटेंट से भर चुकी थी। मिस्टी दर्द से लगातार चीख भी नहीं रही थी। काफी मजा आ रहा था। उसके महत्वपूर्ण हिस्सों पर कोड़े पड़ रहे थे। हर बार जब समर उसे कोड़े मारता उसे मजा आता। समर ने जब आनंद ले रही मिस्टी की तरफ देखा तो उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये मार का मजा ले रही है। अगर किसी को कोड़ा पड़ता तो लोग दर्द से चीखते, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रही थी। अचानक समर ने कोड़े मारना बंद कर दिया। मिस्टी को अजीब नजरों से देखने लगा। मिस्टी को कोड़े खाने में मजा आ रहा था। अचानक रुकने से उसे बेचैनी होने लगी। उसने समर से पूछा, तुम तुम रुक क्यों गए? समर उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो एक मसोचिस्ट है, मुझसे पूछ भी रही है कि मैं रुक क्यों गया। समर ने थोड़ा सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, लेकिन तभी जब तुम मेरी गुलाम बनोगी। मिस्टी के चेहरे पर शर्म के भाव थे। हालांकि उसके शरीर को कोड़े मारने से अच्छा लग रहा था, फिर भी वो उसकी गुलाम नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो एक संत थी। हिमालय में मिस्टी एक संत थी और सबसे पावरफुल सम्मानित पदों में से एक थी। समर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी बात सुनना या सुनना तुम्हारे ऊपर है।
उसके शरीर से फिर वही पहले वाला ओरोफुल ओरा निकलने लगा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी एनर्जी निकल रही थी, मिस्टी के सिर में समा गई। उसे उसे चक्कर आने लगा और उसने सोचना बंद कर दिया। शैडो किंग का ओरा एक रहस्यमयी एनर्जी जो हिप्नोसिस के समान थी। ये दूसरों लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इसके यूजर पर गंभीर दुष्प्रभाव थे। समर ने इस हुनर का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, क्योंकि उसने पहले कभी ये तकनीक सक्रिय नहीं की थी। उसने इसका इस्तेमाल अब किया क्योंकि ये तकनीक आखिरकार सक्रिय हो गई थी, इसलिए वो शैडो किंग के ओरे का इस्तेमाल कर सकता था। इस स्किल की एक सीमा थी, वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने कमजोर व्यक्ति पर ही कर सकता था। अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर होगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। समर की आंखों से रहस्यमयी लाल ओरा निकलना और उसने कहा, मिस्टी, मैं तुम्हारा मालिक हूं, बोलो मालिक। मिस्टी का मन बेहद अस्त व्यस्त था। उसने धीरे से कहा, मालिक। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सामने वाले आदमी के कंट्रोल में है। उसके दिल से एक आवाज आ रही थी जो उसे बता रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका मालिक है, इसलिए उसने अपना मालिक उसे कहा और उसकी बात मान ली। समर ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा मिस्टी, अब तुम मेरी गुलाम हो, समझी? मिस्टी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मालिक, मैं आपकी बात मानूंगी। आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं। मिस्टी का चेहरा लाल हो गया। वो ठीक समर के सामने चली गई। समर को इसमें मजा आ रहा था। समर ने एक बार फिर मिस्टी को कोड़े मारे। इससे उसका शरीर कांप उठा और उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। वो एक मचोसिस्ट थी। जितना ज्यादा उसे दूसरे चोट पहुंचाते वो उतनी ही खुश होती। तभी समर को कुछ याद आया। उसकी आंखें खुशी से भर गई। उसने मन ही मन कहा, "हम्म, मिस्टी हिमालय की संत है। इसका मतलब है कि मैं इसका इस्तेमाल करके मोंक मास्टर को बचा सकता हूँ। मोंक मास्टर की जान बचाने के लिए दो चीजें ही जरूरत थी, एक हिमालय का पवित्र गस और दूसरा 1000 साल पुराना जिनसे। अब जब संत उनकी दासी बन गई तो मोंक मास्टर को बचाना आसान कर सकता था। ये सब सोचते हुए समर ने मिस्टी से पूछा, मिस्टी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास पवित्र गस लव कीड़ा है? मिस्टी ने सिर हिलाते हुए कहा, पवित्र गस 5 अलग अलग जहरों से बना होता है। ये सबसे पावरफुल होता है। समर ने वो प्रश्न पूछा जिसकी उसे सबसे अधिक परवाह थी। उसने मिस्टी से कहा, तो क्या तुम्हारे पास पवित्र गस है? मिस्टी ने सिर हिलाते हुए कहा, मालिक, पवित्र गस हिमालय के पवित्र महल में है। मैं इस बार इसे अपने साथ नहीं लेकर आई। समर ने पूछा, मिस्टी, तो क्या हिमालय में 1000 साल पुराना जिनसिंग भी है? मिस्टी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मालिक, हिमालय के पवित्र महल में एक है। वर्तमान में मिस्टी पर समर का नियंत्रण था। उसके लिए वो उसका मालिक था। मालिक जो भी पूछेगा वह जवाब देगी। भले ही पवित्र गस और 1000 साल पुराना जिनसिंग हिमालय के सबसे बड़े सीक्रेट थे, फिर भी उसने समर को सब बता दिया था। समर ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तुरंत हिमालय वापस जाओ और दोनों चीजें लेकर आओ, समझी? मिस्टी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मालिक, क्या मैं अभी निकल जाऊं? समर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अभी जाओ और जल्द से जल्द वापस आ जाना। वापस आते ही मुझसे संपर्क करना। मिस्टी ने सम्मान पूर्वक जवाब देते हुए कहा, जी मास्टर, मैं अभी जा रही हूँ। ये कहते वो होटल से निकलकर हिमालय की तरफ चल पड़ी। उसने अपने मालिक का आदेश स्वीकार कर लिया था। हालांकि दोनों चीजें हिमालय का पवित्र खजाना थी, फिर भी उसके मालिक को चाहिए, इसलिए वो उनको लेने के लिए लाना होगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक संत को अपना दास बनाकर अच्छा लग रहा है भाई। ये कहते वो रूम से बाहर निकल गया। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसे गौरव ने रोक लिया। गौरव ने ईर्ष्या से हैरान होते हुए कहा, समर भाई, वो लड़की आपके लिए यहाँ आई थी? समर ने अपनी भौहें तानी और पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौरव ने हैरान होते हुए कहा, समर भाई, क्या आप उस काले चमड़े वाली कोड़े वाली लड़की को इतनी जल्दी भूल गए? वो कौन है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा,
उसका नाम मिष्टी है, वो मेरी नौकरानी है। गौरव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हैरान होते हुए कहा, समर भाई, क्या कहा आपने अभी? वो आपकी नौकरानी है? समर ने उसकी उलझन भरी नजरों को देखते हुए कहा, हाँ, तुम इतने हैरान और कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? गौरव ने समर की तरफ देखा। उसकी आंखें भ्रम से भरी थी। उसने मन ही मन में सोचा, नौकरानी, नौकरानी, वो भी इतनी खूबसूरत। समर भाई की तो यार बात ही कुछ और है। अगर मैं होता तो उसे शादी कर लेता, पर समर भाई ने तो उसे अपनी नौकरानी बना रखा है। गौरव के साथ थोड़ी और बातचीत करने के बाद समर होटल से निकलकर निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़ा। इसी समय उधर मुंबई शहर के घोस्ट किंग का विला मुंबई के सबसे बड़े विला में से एक था। उसका मालिक इंडिया का फेमस किंग घोस्ट किंग था। मुंबई के घोस्ट किंग का नाम अत्यंत प्रभावशाली भी था। 16 साल पहले इंडिया में दो सबसे ताकतवर किंग थे। एक घोस्ट किंग सेलेस्टियल ईगल और दूसरे थे दिल्ली के ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज। घोस्ट किंग और कॉन्करर ने मिलकर इंडिया पर राज किया था। वो दोनों एक साथ निषिद्ध एरिया में भी गए थे, लेकिन केवल घोस्ट किंग ही बाहर निकल पाया था, जबकि विनर निषिद्ध एरिया में फंस गया था। घोस्ट किंग सबसे पहले बाहर आया। हालांकि वो जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल था। इसलिए वो छिपकर रहने लगा। भले ही वो छिपकर रहने लगा था, फिर वो इंडिया का नंबर वन मास्टर था, और यहाँ तक कि ड्रैगन किंग से भी अधिक ताकतवर। हर साल पृथ्वी के सातों ग्रुप्स के मास्टर सबसे पावरफुल होने की रैंकिंग के लिए लड़ते थे। 16 साल पहले घोस्ट किंग ड्रैगन ग्रुप्स का विनर था, और एक साल पहले ड्रैगन किंग विनर था। समर पिछले साल शैडो ग्रुप का विनर बन गया था। समर से पहले और भी विनर थे, लेकिन उनमें से कुछ समर से हार गए थे और कुछ उसके डर से भाग गए थे। वर्तमान में घोस्ट किंग के विला के अंदर एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक अधेड़ उम्र का आदमी कोई प्रयोग कर रहा था। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। भौहें पतली थी और कद काठी मध्यम थी। उसने डॉक्टर का सफेद कोट भी पहना हुआ था। वो एक टेस्ट ट्यूब में लाल तरल पदार्थ टपका रहा था। वो आदमी घोस्ट किंग था, मुंबई का सबसे शक्तिशाली मास्टर। इंडिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन अब घोस्ट किंग ने प्रोफेसर जैसा लैब कोट पहन रखा था। अगर किसी को पता भी चल जाए कि घोस्ट किंग क्या कर रहा है, तो उस पर यकीन कोई नहीं करेगा। बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि घोस्ट किंग लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग कर रहा था। घोस्ट किंग इंडिया का सबसे शक्तिशाली मास्टर था। घोस्ट किंग के पीछे एक युवक खड़ा था। उसकी पुतलियां जोम्बी की तरह सफेद थी। अगर समर यहाँ होता तो उसे बहुत हैरानी होती, क्योंकि वो आदमी अनुराग था, वही जिसे समर ने दिल्ली के यंग मास्टर बैंकेट में मार डाला था। घोस्ट किंग ने अनुराग की ओर देखा। उसकी आंखें विजय से भरी थी। ये अनुराग असली अनुराग था। समर ने जिस आदमी को पहले मारा था, वो सिर्फ अनुराग का एक क्लोन था, एक नकली अनुराग। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक थी जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की हूबहू प्रतिक्रिया बनाई जा सकती थी, जिसमें उसकी शक्ल और याददाश्त एक जैसी हो। इंडिया में सभी को लगता था कि ड्रैगन किंग अनुराग का मास्टर है, लेकिन असल में अनुराग का असली मास्टर घोस्ट किंग था। वही मास्टर जिसने इंडिया में सबको हराया था। 10 साल पहले घोस्ट किंग ने अनुराग को अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लिया था। 3 साल पहले जब उसने इस तकनीक में अपनी समझ विकसित की, तो उसने उसका क्लोन बनाया। असली अनुराग घोस्ट किंग के प्रयोगों में मदद करने के लिए मुंबई में रहा, जबकि नकली अनुराग दिल्ली के चौहान परिवार के साथ रह रहा था। घोस्ट किंग को बात समझ नहीं आई कि समर ने अनुराग के क्लोन को मार डाला था। सौभाग्य से असली अनुराग उसके साथ मुंबई में था। क्लोन के मारे जाने पर असली इंसान भी घायल हो जाता था। क्योंकि अनुराग का क्लोन मारा गया, इसलिए उसका मार्शल आर्ट लेवल ट्रिपल एस से ट्रिपल ए तक गिर गया था। अब अनुराग का सबसे बड़ा दुश्मन समर ही था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्लोन को मार डाला, बल्कि इसलिए कि उसने उसके परिवार को भी खत्म कर दिया था। उसकी होने वाली पत्नी को चुरा लिया था। उसका लक्ष्य समर को मारकर पायल को वापस लाना था। अनुराग जानता था कि वो अपने मौजूदा लेवल से तो समर को नहीं मार सकता, इसलिए वो अपने मास्टर के साथ लेबोरेटरी में था और डीएनए बदलने वाली आखिरी मेडिसिन का इंतजार कर रहा था। घोस्ट रिंग ने उत्साहित होते हुए कहा, अनुराग, आओ और इस नई मेडिसिन को ट्राई करके देखो।
इस मेडिसिन को बनाने में घोस्ट किंग ने अपने जीवन में 16 साल लगा दिए थे। आखिरकार वो एज एक एक्सीलेंट मेडिसिन बनाने में कामयाब हो गया। एक बार अगर वो सफल हो गया तो दुनिया बदल देने वाली घटना बन जाएगी। शरीर अलग अलग डीएनए से बना होता था। डीएनए बदलने वाली मेडिसिन अपने नाम की तरह शरीर के डीएनए को बदलने की शक्ति रखती थी। यह उसकी मांसपेशियां, हड्डियों को बदलकर उसकी शक्ति को नाटकीय रूप में बदल सकती थी। अनुराग मुस्कुराया और मेडिसिन पी गया। अनुराग के शरीर में एक पावरफुल बल हिलने लगा, मानो ज्वालामुखी की शक्तियां उसके अंदर आ गई हों। उसकी मांसपेशियां फूलने लगी, उसकी नसें फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने मूल आकार से दोगुना हो गया था। अनुराग एकदम से चीखा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया, मानो वो अभी अभी खून के किसी तालाब से बाहर आया हो। अनुराग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। वो लेवल ट्रिपल ए से शुरू होकर एस और फिर ट्रिपल एस और अंततः ट्रिपल एस के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका था। दोस्तों जल्दी से एक लाइक कर दो वीडियो को और एक शेयर जरूर कर दो। अंततः अनुराग का ट्रिपल एस के एक्सपर्ट स्टेज पर आकर उसका अनुराग का लेवल रुक गया था। यह पावर समर से मुकाबला करने के लिए बहुत थी। अनुराग ने एक ही पंच में अपने सामने हवा को चीर डाला और उसने संगमरमर के फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया। अनुराग ने अपने शरीर के अंदर की पावर को महसूस करते हुए कहा, मास्टर, ये मेडिसिन बहुत पावरफुल है। इसकी एक से ही लेवल ट्रिपल एस का वो बन गया था। घोस्ट किंग भी एक्साइटमेंट में भर गया। उसने खुश होते हुए कहा, 16 साल, अंततः 16 साल बाद मैं डीएनए बदलने वाली मेडिसिन में कामयाब हो गया हूँ। सच तो ये है कि घोस्ट किंग का मेडिसिन का फॉर्मूला 16 साल पहले कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से उसको लेकर आया था। 16 साल पहले निषिद्ध एरिया में घोस्ट किंग ने मेडिसिन का फॉर्मूला पाने के लिए ग्रेट कॉन्करर पर चुपके से हमला किया था। इसके अलावा उसने और कुछ साथियों के साथ मिलकर ग्रेट कॉन्करर को मारकर चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश भी की थी। हालांकि घोस्ट किंग ग्रेट कॉन्करर को चट्टान से नीचे धकेलने में कामयाब रहा, फिर भी वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जब वो निषेध एरिया में वापस आया तो बाहर आते ही छिप गया और इसके दो कारण थे। एक तो ठीक होने के लिए और दूसरा मेडिसिन विकसित करने के लिए। 16 साल बाद घोस्ट किंग न सिर्फ ठीक हो गया था बल्कि उसने मेडिसिन भी बना ली थी। उसके लिए एक बहुत बड़ी और रोमांचक घटना थी। घोस्ट किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट कॉन्करर, 16 साल पहले ही मैंने तुम्हें चट्टान से धकेला था और अब 15 साल बाद मैं तुम्हारे बेटे को भी मार डालूंगा। उसकी आंखों में से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट बाहर आ गया था। अनुराग ने घोस्ट किंग की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर कहा, मास्टर, मेरा प्रेजेंट मार्शल आर्ट लेवल समर के समान है। क्या अब मैं उसे मार सकता हूं? असल में अनुराग समर से नफरत करता था, इसीलिए अपनी पावर वापस पाने पर और उसने सबसे पहले समर को मारने का सोचा। उसकी बात सुनकर घोस्ट किंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, तुम अभी उसके ओपोनेंट नहीं हो। अनुराग ने हैरान होते हुए कहा, मास्टर, मैंने आपकी बनाई हुई मेडिसिन पी ली और लेवल ट्रिपल एस के एक्सपर्ट पर भी पहुंच गया हूं। अभी मैं उसके बराबर के लेवल पर हूं, फिर मैं उसे मार क्यों नहीं सकता? घोस्ट किंग ने उसे समझाते हुए कहा, अनुराग, सिर्फ तुम्हारा लेवल उसके जितना हुआ है, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग तकनीक उसके लेवल की नहीं है। बाकी उसके साथ शैडो ग्रुप टीम भी है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम उसके ओपोनेंट बन सकते हो? अनुराग ने धीरे से कहा, मास्टर, फिर तो मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या मुझे बदला नहीं लेना चाहिए? घोस्ट किंग ने अनुराग की अपनी सोच बताते हुए कहा, तुम्हें यह किसने कहा? बेशक तुम बदला लेने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें इतना चिंतित होना नहीं चाहिए। पहले तुम्हें स्पेशल तकनीक्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम्हें घोस्ट किंग की एक टीम बनानी पड़ेगी। उसके बाद तुम उसे मार सकते हो। उसकी बात सुनकर अनुराग को लगा कि वो सही कह रहे हैं। समर शैडो किंग और अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग था और न सिर्फ शक्तिशाली था, बहुत कुशल भी था। उसकी शैडो ग्रुप टीम में सभी लेवल ट्रिपल एस के फाइटर्स थे। अगर अनुराग समर को मारना चाहता था
तो उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा और एक पावरफुल टीम भी बनानी पड़ेगी। इंदौर शहर में समर को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसे मारने की सीक्रेट प्लानिंग बनाई जा रही है। समर ने संत मिष्टी को पकड़ लिया था और उसका मालिक बन गया था, इसलिए वो अच्छे मूड में था। समर जब अपने घर वापस पहुंचा तो खुशी में गाने गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अलिश्का ने दरवाजा खोला और समर को गाते हुए देखा। वो उलझन में पड़ गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, दामाद जी, आज क्या हुआ? क्या आपने कोई लॉटरी जीत ली और कुछ और? अलिशा कुछ दिनों से उसके साथ ही रह रही थी, लेकिन उसने आज पहली बार समर को ऐसे खुशी में गाते हुए देखा था। गाने के बोलों से उसे अंदाजा हो गया था कि समर अच्छे मूड में है। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस आज मैं अच्छे मूड में हूं। बेशक समर मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने अलिस्का को यह नहीं बताया कि हुआ क्या था। आखिरकार एक बेहद खूबसूरत संत को अपनी दासी बनाना सही नहीं था, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें। वो जानता था कि ये सच नहीं बता सकता। समर ने उससे पूछा, क्या कियारा अभी तक वापस नहीं आई? अलिश्का ने कहा, वो आ गई है, बस अभी नहाने के लिए गई है। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और रूम की तरफ बढ़ा। अलिश्का अपना मुंह खोलकर उसे रोकने वाली थी, पर उसे अचानक याद आया कि समर तो कियारा का पति है। उसको मियाँ बीवी के बीच में नहीं आना चाहिए। इस समय कियारा पानी के शावर के नीचे नहा रही थी। समर बाहर खड़ा था। वो शावर के अंदर की आकृति को देख रहा था। क्या खूबसूरत दृश्य था। कियारा नहा रही थी। समर को लगा कि जैसे उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अचानक हुई हलचल से कियारा चौंक गई। उसने तुरंत मुड़कर पूछा, कौन? जब उसने देखा कि समर अंदर आया है तो कियारा का चेहरा लाल हो गया। समर, मैं अभी शावर ले रही हूं, क्या तुम मेरा बाहर इंतजार कर सकते हो? समर ने तभी नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूं। कियारा ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे वास्तव में किसी के साथ नहाने की आदत नहीं है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुड, चिंता मत करो। बहुत बुरा भेड़िया एक अच्छा इंसान है। समर की आंखें हरी रोशनी से चमक उठी, मानो कोई बुरा भेड़िया कई दिनों से भूखा हो और कियारा को खाने के लिए तैयार हो। बेचारी कियारा, वो तो छोटी लाल राइडिंग हुक जैसी थी। हालांकि वो उसका विरोध करना चाहती थी, पर वो उस बुरे भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अंततः लाल राइडिंग हुक को बड़े बुरे भेड़िए ने पकड़ दिया। समर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। शुक्र है कि उसके शरीर के अंदर लस्ट गस्ट कीट नहीं था, वरना वो कियारा के साथ कुछ ऐसा कर देता जो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रोज कियारा को नहाने में सिर्फ 30 मिनट लगते थे, लेकिन समर के कारण आज पूरा घंटा लग गया। तभी उनको किचन से अलिश्का की आवाज सुनाई थी, खाने का समय हो गया है। क्या अब तुम दोनों कल सुबह तक नहाने का प्लान बना रहे हो? उसकी आवाज में मजाकिया लहजे का संकेत था। उसकी बात सुनते ही दोनों शर्मा गए। कियारा ने अपना खूबसूरत हाथ बढ़ाकर समर की बांह पर चुटकी काटते हुए कहा, ये सब आपकी गलती है। अब मम्मा को पता चल गया है, वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। वो ज्यादा संतुष्ट नहीं लग रही थी। समर ने कुछ नहीं कहा। इतने लंबे समय तक शादीशुदा रहने के बाद आखिरकार उसे कियारा के साथ नहाने का मौका मिला था। सिर्फ एक चुटकी नहीं, अगर वो 10 चुटकी भी काट लेती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अलिश्का के बोलने में कुछ ही देर बाद कियारा और समर बाथरोब पहनकर बाहर आ गए। कियारा उस समय बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा एक सेब की तरह लाल था। उसकी आंखें आकाश में तारों की तरह चमकदार काली थी। सच कहूं तो अगर अलिश्का उनके सामने खड़ी न होती तो समर अभी भी कियारा पर झपट पड़ता। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अलिश्का ने डिनर तैयार कर लिया था और वो बहुत स्वादिष्ट था। अलिश्का ने समर की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, समर, कियारा अभी कुछ समय पहले ही हॉस्पिटल से बाहर आई है। वो अभी भी थोड़ी कमजोर है। उसके साथ नरमी से पेश आना ही ठीक है। अलिश्का ने समर को याद दिला दिया कि वो अपनी बेटे के बारे में सोच रही थी। समर ने अपनी सास की बातें सुनी। वो अवाक रह गया। वो जानता था कि अलिश्का ने उन्हें गलत समझ लिया है। वो उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा वो कियारा का पति है और उसे समझाने की क्या जरूरत है। जहां तक बगल में बैठे कियारा की बात है,
उसका चेहरा पहले से ही एक कश्मीरी सेब की तरह लाल था। बेशक कियारा भी एक स्मार्ट लड़की है और उसने उसे अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आमतौर पर गलती को कवर करने के लिए होता है, और जितना अधिक कोई समझाता है उतना ही अधिक संदिग्ध होता है, और इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तीनों के खाना खाने के बाद अलिश्का बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई, जबकि समर लिविंग रूम में ही रहा और कियारा के साथ टीवी देखने लगा। फिलहाल की जिंदगी में समर सचमुच बहुत खुश था। एक प्यारा सा घर, एक खूबसूरत पत्नी और एक अच्छी सी सास, सब कुछ था उसके पास। लेकिन समर जानता था कि इस तरह की शांतिपूर्ण जिंदगी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। 6 महीने के बाद उसे कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में जाना पड़ेगा। वहां उसके लिए कई खतरे इंतजार कर रहे थे। शायद वहां मौत भी हो सकती थी। आखिरकार उसके पापा और मास्टर दोनों वहीं पर लापता हुए थे। बाद में उसे जो खतरा झेलना था, उसके कारण वो कियारा के साथ बिताए समय को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। यहाँ तक कि उसके साथ टीवी देखने भी बैठ जाता। समर को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर वो चिक फ्लिक ड्रामा वो देख रहे थे। हालांकि वो समझता था कि अगर उसने कियारा के साथ इसे नहीं देखा तो शायद उसे कभी देखने का मौका ही ना मिले। समर इस समय जो कुछ भी कर रहा था, वो कियारा के साथ हुई सभी घटनाओं की भरपाई कर रहा था। ये सब करके उसके लिए अच्छी यादें छोड़ना चाहता था। उन्होंने जो नाटक देखा वो बहुत ही इमोशनल टचिंग था, यहाँ तक कि कियारा की आंखों में आंसू बहने लगे। समर ने कियारा के आंसू पोंछे, मुस्कुराया और कहा, लाल राइडिंग हुक रो मत, ये सिर्फ एक ड्रामा है। कियारा ने समर की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप मुझे एक दिन छोड़ दोगे, बिल्कुल शो के इस मेन कैरेक्टर की तरह। समर का दिल धड़क उठा। हे भगवान, इस लड़की के इंट्यूशन इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? वो वास्तव में 6 महीने में उसको छोड़कर जाने वाला था। लोग हमेशा कहते हैं कि लड़कियों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन समर अब तक इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। कियारा ने अपना सिर समर के कंधे पर टिका दिया और लाल आंखों के साथ कहा, डियर, मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है? समर ने कियारा के बालों को सहलाया, हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। दोनों ने एपिसोड देख लिया था और समर कियारा को सुलाने के लिए दूसरी मंजिल पर ले गया। कियारा को गहरी नींद में देखकर उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। अगले दिन समर और कियारा दोनों जल्दी उठ गए, क्योंकि डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लोग मीटिंग के लिए आ रहे थे। उन्हें उनसे पर्सनली मिलना था और पूछना था कि क्या बात है जो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर रहे हैं। वहीं लिस्का भी जल्दी उठ गई थी। जब वो नाश्ता बनाने जा रही थी, कियारा ने उससे कहा, माँ, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं, हम बाहर खाना खाएंगे। आज हमें किसी खास व्यक्ति का स्वागत करना है, इसलिए हमें आज थोड़ा जल्दी जाना है। हम नाश्ता बनने तक इंतजार नहीं कर सकते। अलिश्का को खबर देने के बाद कियारा और समर विला से निकल गए। दोनों ने अपने विला के बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपनी बीएमडब्ल्यू से अग्रवाल इंडस्ट्री की ओर चल पड़े। जब दोनों कंपनी पहुंचे तो सुबह के 7 बज चुके थे। 8 बजे डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लोग आने वाले थे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रोहन अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ कंपनी के सामने की डेकोरेशन कर रहे थे। वहां एक लाल बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा हुआ था, अग्रवाल इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आखिरकार 7:30 बजे तक भीड़ ने अपना काम पूरा कर दिया। थोड़े समय के ब्रेक के बाद वो फिर से अपने काम में लग गए। इसके बाद कियारा और समर कंपनी के सामने खड़े होकर डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। समर को आगे इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिछली बार जो व्यक्ति आया था वो धोनी थी और वही उसके साथ ही बिजनेस करना चाहती थी। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समर को उसका अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे ही उसका अभिवादन करना चाहिए था। हालांकि कंपनी के दृष्टिकोण से समर को धोनी का अभिवादन करना पड़ रहा था, क्योंकि वह अग्रवाल इंडस्ट्री का एक लेवल का छोटा मेंबर था, जबकि धोनी डायमंड इंडस्ट्री की सीईओ थी। 8 बजे कियारा और समर दरवाजे पर खड़े थे। उनके पीछे कुछ मैनेजर थे, उनके बगल में कुछ रिपोर्टर भी खड़े थे। आखिर डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की बड़ी कंपनी थी। जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो हमेशा तस्वीरें लेने वाले, इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर आ जाते हैं।
ठीक 8:10 पर डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की गाड़ियां धीरे धीरे एंटर गेट पर आकर रुक गई। एक गाड़ी से एक खूबसूरत महिला उतरी। वो महिला लगभग 30 साल की थी। उसका चेहरा बहुत नाजुक था। उसने नीली वर्किंग ड्रेस और नीली हाई हील्स पहनी थी। वो समुद्र के जैसी लग रही थी। उसके कपड़े टाइट थे और उसका फिगर ज्यादा उभर कर आ रहा था। सभी रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे निकाले और तस्वीरें लेने लगे। हालांकि वो महिला बहुत खूबसूरत थी, फिर भी उसे देखते ही समर का चेहरा बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उस महिला को नहीं जानता था। महिला कियारा के सामने आई और अहंकारी स्वर में पूछा, आप कियारा है ना? यह महिला बहुत घमंडी थी। उसने सीओ भी नहीं कहा और कियारा को रूखे स्वर में उसके नाम से बुला रही थी। साफ तौर पर एक अपमानजनक हरकत थी। समर की भौहें तन गई क्योंकि वो उसे पसंद नहीं आया। उसका कियारा की इंसल्ट करना उसके इंसल्ट करने के बराबर था। लेकिन समर ये देखना चाहता था कि महिला वास्तव में सोच क्या रही थी, इसलिए उसने अपना असंतोष नहीं दिखाया। तभी कियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ही कियारा हूं, आप कौन हैं? महिला ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ रश्मि हूं। कियारा ने मन ही मन सोचा, क्या डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ रश्मि? ये इंपॉर्टेंट शब्द सुनने के बाद कियारा उलझन में पड़ गई। कियारा ने धीरे से कहा, जहां तक मुझे याद है डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ तो मिस धोनी होनी चाहिए थी। रश्मि घबरा गई और सुनकर असहज हो गई थी। उसने जवाब दिया, धोनी पहले सीईओ थी, लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है। अब मैं डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की नई सीईओ हूं। कियारा को बुरा लग रहा था। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और अग्रवाल इंडस्ट्री के बीच पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट पर धोनी ने पर्सनली सहमति जताई थी, लेकिन अब उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खतरे में था। कियारा के अनुसार रश्मि ने ठंडे स्वर में कहा, कियारा मैं आज आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और अग्रवाल इंडस्ट्री के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रोक दिया जा रहा है। आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। रश्मि की आवाज तेज थी। कियारा और समर ने तो सुना ही, साथ साथ सभी रिपोर्टर्स भी सुन रहे थे। रिपोर्टर्स को नई हेडलाइन मिल गई थी, ब्रेकिंग न्यूज, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ काम करना बंद करने जा रही है। अग्रवाल इंडस्ट्री का काम खत्म हो गया था। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की फर्स्ट क्लास की कंपनी थी। उनके कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति का मतलब ये हो सकता है कि अग्रवाल इंडस्ट्री ने ही कुछ गलत काम किया होगा। सभी पत्रकार आपस में बातचीत और तर्क वितर्क करने लगे थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुआ होगा? शायद अग्रवाल इंडस्ट्री के पास पर्याप्त फंड नहीं है। इसी बीच कुछ लोगों ने कलम और कागज निकाला और रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। जाहिर है ये रिपोर्टें दोनों कंपनियों के बारे में थी, कुछ रश्मि और कुछ कियारा के बारे में थी। बगल में हो रही बातचीत सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की रेपुटेशन बहुत बड़ी थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से न सिर्फ पैसों का नुकसान हो रहा था, बल्कि उनकी रेपुटेशन भी खतरे में थी। अगर डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था, तो अन्य कंपनियां भी अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते समय इस बात को लगातार सोचेगी। कियारा की भौहें तन गई और उसने पूछा, सीईओ रश्मि, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? रश्मि ने अहंकार से कहा, यह बहुत नॉर्मल सी बात है, आपकी कंपनी बहुत कमजोर है। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कीमत हजारों करोड़ों में थी, लेकिन अग्रवाल इंडस्ट्री की कीमत सिर्फ कुछ 100 करोड़ की थी। दोनों एक ही लेवल पर नहीं थे। दोनों के बीच से कॉन्ट्रैक्ट का कारण था कि समर ने धोनी की जान बचाई थी। वास्तव में ज्यादा लोग डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए राजी नहीं थे। अब चूंकि धोनी को निकाल दिया गया था और रश्मि सीईओ थी, तो स्वाभाविक रूप से वो अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ काम करना बंद करने वाले थे। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लग रहा था कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि ये सच था। इस समय कियारा को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी कंपनी को अन्य कंपनियों द्वारा नीची नज़रों से देखा जा रहा है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को प्रोत्साहित करते हुए मन ही मन कहा, कियारा तुम सबसे अच्छी हो, एक दिन तुम उन्हें हरा दोगी और अग्रवाल इंडस्ट्री को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दोगी।
समर ने जब देखा कि कियारा को नीची नजरों से देख रही है तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। रश्मि ने सबके सामने अग्रवाल इंडस्ट्री को कमजोर कहकर हद पार कर दी थी। ये सरासर कियारा की इंसल्ट थी। समर ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, वो बस एक खूबसूरत नहीं है, बदसूरत दिखने वाली कुतिया है। उस पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। कियारा को सांत्वना देने के लिए समर ने कहा कि रश्मि बदसूरत थी। वहीं उसकी बात सुनकर रश्मि की भौहें तन गई। उसने कहा, आप बदसूरत किसे कह रहे हैं? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बूढ़ा सुअर है जो मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। तुम इसके बारे में क्या करने वाली हो? रश्मि गुस्से से आग बबूला हो गई थी, मानो पूरी दुनिया को जला देना चाहती हो। वह एक खूबसूरत औरत थी और हर औरत को तारीफ पसंद होती है। दूसरों द्वारा उसे बदसूरत कहे जाने पर नफरत होती है। लेकिन अब समर ने कहा कि वो बदसूरत है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दवाई दी जाएगी। रश्मि ने गुस्से में कहा, तू अंधा है क्या? मुझे बदसूरत कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अंधी हो, वरना तुम अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ काम करना क्यों बंद करती? रश्मि ने नाखुश होते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो। हालांकि अग्रवाल इंडस्ट्री इंदौर की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है, लेकिन पूरे इंडिया में इसकी रैंकिंग बहुत पीछे है। मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूं? समर ने धीरे से कहा, रश्मि, ये काम करने ना करने की मामला नहीं है, ये रेपुटेशन का मामला है। आपकी सीओ धवनी ने पहले ही हमारे साथ काम करने पर सहमति जता दी थी। रश्मि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पर वो अब सीओ नहीं है, इसलिए उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो अब ऑर्डर में नहीं है। हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। रश्मि की बात सुनकर अग्रवाल इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को शर्मिंदगी महसूस हो गई थी। रिपोर्टर्स के सामने अपमानित होने में उन्हें बुरा महसूस हो रहा था। कंपनी को शर्मिंदा करने का मतलब था उन्हें भी शर्मिंदा करना। कियारा, इरा, प्राची, रोहन, समर सभी गुस्से में थे। कंपनी का हर व्यक्ति गुस्से में था। समर ने गुस्से में कहा, रश्मि, आप मेरी इंसल्ट कर सकती हैं, लेकिन कियारा की नहीं। माफी मांगो इससे। उसकी बात सुनकर रश्मि उलझन में पड़ गई और उसने कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगी जो मुझसे कमजोर है। समर मुस्कुराया उसकी ओर चल पड़ा। वो उसे सबक सिखाना चाहता था। समर की करूर अभिव्यक्ति देखकर रश्मि ने पूछा, क्या क्या तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। रश्मि ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, सब लोग देखो, समर मुझे मारने वाला है। मैंने नहीं सोचा था कि वे इतने गिरे हो जाएंगे। सब लोग प्लीज अग्रवाल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट न खरीदें, और ये लोग औरतों पर अत्याचार भी करते हैं। समर ने उसकी हरकतें देखकर मन ही मन सोचा, ये औरत क्या नौटंकी है। मैंने इसे मारा भी नहीं और ये चिल्लाने लगी। अगर रश्मि चिल्लाती नहीं तो समर उसे सचमुच मार देता, लेकिन अब जब उसने चीख मारी तो समर की हिम्मत नहीं रही कि उसे मार दे। उसे एक थप्पड़ मार देना आसान था, लेकिन उसके सामने उसके बाद क्या होगा? अग्रवाल इंडस्ट्री की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वहां ढेर सारे रिपोर्टर्स देख रहे थे। समर की वर्तमान भूमिका एक एम्प्लॉय की ही थी, न कि शैडो किंग की। उसे एक कंपनी के दृष्टिकोण से इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना था। तभी कियारा ने उससे कहा, अभी उसे मत मारो। असल में कियारा रश्मि से नफरत भी करती थी। उसे सबक सिखाना चाहती तो थी, लेकिन वो जानती थी कि वो उसे मार नहीं सकते, क्योंकि उससे कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। समर ने सिर हिलाया, और हालांकि वो उसे मार नहीं सकता था, पर उसे आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था। उसने उससे पूछा, रश्मि, कियारा से माफी मांगने के लिए आप क्या चाहती हैं? आप क्या कहेगी रश्मि? क्या कियारा से माफी मांगेगी या नहीं? क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या फिर टूट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, प्लीज़ से प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, हम आपको कहानी लगातार सुनाते रहें और लगातार आप लोगों तक मिलते रहें। तो जल्दी से एक लाइक, एक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लग रही है।